हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉग मॉर्फोलॉजी के टॉपिक को। विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी डियर स्टडी। आज शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने फ्रॉग मॉर्फोलॉजी के टॉपिक के बाद में फ्रॉग एनाटॉमी को भी पूरा कवर करेंगे, पर ये वीडियो हम कंप्लीट किसके ऊपर फोकस करेंगे? फ्रॉग मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉग के क्लासिफिकेशन के बारे में, तब हम इसके बारे में और कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। अगर फ्रॉग का क्लासिफिकेशन किया जाए तो जैसा कि हम सभी को पता है, फ्रॉग की जो किंगडम है वो कौन सी है? एनिमेलिया। ओके, इसकी किंगडम है एनिमेलिया। और अगर आपसे इसका फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम क्या है? इसका फाइलम है कॉर्डेटा, एंड इसकी सब फाइला विच विल बी वर्टिब्रेटा, एंड the class of the frog will be amphibia। ठीक है, इसके ऑर्डर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग मार्कर से लिखूंगा, ध्यान रखना, कई बार नाम पूछा जाता है। जिसे कहते हैं हम हैप्लोबैट्रिकस टिगरिनस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हैप्लोबैट्रिकस टिगरिनस। नाउ अब आई इसकी बात फैमिली की, तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, अराउंड 55 फैमिलीज हैं, और इसका जीनस है बेटा राना, और इसकी स्पीशीज है टिगरीना। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है? उसके जीनस और उसके स्पीशीज से। तो हमने फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम लिखा वो हम यहां लिख लेते हैं। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम आया राना टिगरीना। ये आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसके बाद में कुछ फ्रॉग की जनरल बातें कर लेते हैं कि फ्रॉग किस तरह का एक जीव है। तो पहला पॉइंट जो फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैं लिखना चाहूंगा, ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके, और कोल्ड ब्लडेड के लिए एक टर्म लिखी जाती है पोइकिलोथर्म्स या पोइकिलोथर्मल ऑर्गेनिज्म। ये आप लिख सकते हो। पोइकिलोथर्मल मींस कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर को क्या नहीं कर सकते? मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने पर इन्हें अपने आप को माइग्रेट करना पड़ेगा या अपने आप को सुलाना पड़ेगा, हाइबरनेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये कैसे हैं? पोइकिलोथर्मल, तो इसीलिए फ्रॉग्स क्या करते हैं? विंटर स्लीप। क्या करते हैं? विंटर स्लीप। वो सर्दियों में सो जाते हैं। सर्दियों में सोने को कहा जाता है हाइबरनेशन। एंड वो गर्मियों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए फ्रॉग ऑल्सो डूज क्या करते हैं? समर स्लीप। तो वो गर्मियों में भी सो जाते हैं, और गर्मी में सोने को कहा जाता है एस्टिवेशन। ये नॉर्मल स्लीप नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्लीप है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म लंबे समय के लिए सो सकता है। ये लंबा समय डिपेंड करता है कि कितने समय का आपका जो वेदर पीरियड है वो है। होने को ये 6 महीने भी हो सकता है और ये 3 महीने भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, आपने नाम सुना होगा पोलर बियर का, जो कि एक कोल्ड ब्लडेड एनवायरमेंट में रहता है। कोल्ड एनवायरमेंट में रहने वाले जो जीव होते हैं, उन्हें कई बार सर्दी से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? हाइबरनेशन करनी पड़ती है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो क्योंकि उन्हें हाइबरनेशन करनी है, तो उनकी बॉडी एक अलग तरह से इवॉल्व हुई है अदर ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले। ठीक, हाइबरनेशन जो ये कर रहे हैं, कहां करेंगे ये भी समझ लो। हमेशा किसी पानी के सतह के नीचे। ठीक है, नॉर्मल जो पानी होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लेक है, ये उसका ग्राउंड है ना, और ये पानी का लेवल है, तो यहाँ पे उसके ग्राउंड के भी नीचे यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे, और इस गड्ढे में मिट्टी से अपने आप को ढक लेंगे, और यहाँ पे ये करते हैं स्लीपिंग। इसको कहते हैं बरो, डीप बरो। इसे क्या कहते हैं हम? डीप बरो। तो हमेशा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो एक फ्रॉग होता है वो कहाँ करता है? डीप बरो के अंदर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा कि फ्रॉग क्या करते हैं? कैमोफ्लेज करते हैं और मिमिक्री भी करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या होती है कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री? इसकी अभी हम बात करते हैं। देखो,
तो जब हम अपनी बॉडी के कलर्स को चेंज करें या अपनी बॉडी के कलर को चेंज करे बिना जो कलर है केवल उसी को यूज करके अपने आप को हाइड करने की कोशिश करें किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो इसे हम कहते हैं कैमोफ्लेज, यानी कि यूजिंग बॉडी कलर टू हाइड, छुपने के लिए अपने शरीर के रंग का निर्माण अलग कर लेना या वैसा ही रखना लेकिन छुप जाना। इसके अलावा मिमिक्री करना। मिमिक्री का मतलब होता है टू एक्ट एज समवन एल्स। क्या होगा, एक फ्रॉग क्या करता है, आमतौर पे आपको एक फ्रॉग जो दिखेगा वो जहरीला नहीं होता, लेकिन नेचर में ना एक बहुत सिंपल फिनोमिना है कि जब कोई भी चीज नेचर को आपको जहरीली दिखानी है या बनानी है तो एक इंडिकेशन दिया जाता है जिसमें उसे रंग आमतौर पे कैसा दिया जाता है, बहुत शाइनी, बहुत चटकीला रंग दिया जाता है, चटक लाल, चटक पीला, हरा, नीला, इस तरह का। ठीक है, तो कुछ फ्रॉग की भी ऐसी स्पीशीज हैं जो कैसी होती हैं, पॉइजनस होती हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको बायोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप केवल उन फ्रॉग को देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरह की हैं, जहरीली स्पीशीज हैं। पर कुछ ऐसे फ्रॉग हैं जो जहरीले तो नहीं हैं, लेकिन वो अपने स्किन के कलर को, जैसे कि एक लिजर्ड, एक गिरगिट अपने रंग को चेंज करती है, वैसे वो भी चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस दूसरी प्रजाति के फ्रॉग की तरह दिखने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे इससे क्या होगा कि प्रेडेटर जब उसे खाने आएगा तो वो उसको देख के अपने आप उसे ऐसा लगेगा कि ये तो जहरीला फ्रॉग है, इसे नहीं खा सकते। तो अपनी सुरक्षा के लिए कैमोफ्लेज और मिमिक्री, ये दोनों ही आप कह सकते हो चीजें अपनाई जाती हैं, किसके द्वारा, फ्रॉग के द्वारा। ठीक है, ऐसे एक बात और समझना कि फ्रॉग की ना हमारे पास बेटा 7000 के आसपास स्पीशीज है, 7000 स्पीशीज हैं। उनमें से बहुत कम कुछ आई थिंक होंगी जिसमें से क्या करती हैं, जो मतलब पॉइजनस है। ठीक है ना, ये तो हो गए कुछ हमारे पास फ्रॉग की कॉमन डिटेल्स। अब फ्रॉग के एक बार डायग्राम पे नजर डालते हैं और देखते हैं फ्रॉग दिखता कैसा है, क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी। देखो, कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म में जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो हमारा छाती का हिस्सा होता है इसे कहते हैं वेंट्रल साइड, और जो पीठ का हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं हम, डोर्सल साइड। तो अगर इस फ्रॉग के हाथ को इस तरह से अलग कर दिया जाए तो ये फ्रॉग का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इसका कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड, और जो इसकी पीठ दिख रही है हमें, ये कौन सी साइड है, इसकी डोर्सल साइड है। ठीक, तो ये वाली साइड कौन सी है, डोर्सल साइड। आमतौर पे फ्रॉग की ये डोर्सल साइड का रंग होता है ग्रीन। कैसा होता है, ग्रीन। एनसीईआरटी इसे ऑलिव ग्रीन कहते हैं, आप ऑलिव ग्रीन भी कर सकते हो। और जो इसका वेंट्रल साइड है, इस साइड पे रंग होता है येलो। हम बात कर रहे हैं राना टिग्रीना की। ठीक है ना। नाउ फ्रॉग की बॉडी बेटा दो हिस्सों में टूटी होती है। देखो, ये वाला पार्ट क्या है, हेड, इसको क्या कहा हमने, हेड। और ये पूरा पार्ट इसे कहते हैं ट्रंक। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम, ट्रंक। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, फ्रॉग के पास में ना तो गर्दन है और ना ही टेल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉग्स डू नॉट हैव नेक एंड टेल। उसके पास ना तो गर्दन मौजूद है ना तो टेल मौजूद है। फ्रॉग के पास केवल हेड है और ट्रंक है। केवल दो हिस्सों में बॉडी टूटी हुई है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कॉकरोच को देखोगे तो तीन हिस्सों में होती है, थॉरेक्स रीजन भी होता है ना बीच में गर्दन वाला। अब यहाँ पे हम देखें तो फ्रॉग के पास में बेटा सबसे पहले आप इसे देखो तो ये है नोस्ट्रिल, सांस लेने के लिए। ये क्या है, नोस्ट्रिल। अगर हम सांस लेने की बात कर ही रहे हैं तो हम ये समझ लेते हैं फ्रॉग की रेस्पिरेशन। फ्रॉग की रेस्पिरेशन तीन तरह की है। एक है बेटा क्यूटेनियस, क्यूटेनियस। दूसरी है बक्कोफेरेंजियल और तीसरी है पल्मोनरी। मुंह से सांस लेता है तो क्या कहते हैं हम, बक्कोफेरेंजियल। स्किन से सांस लेता है तो हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस। और नोज से, नोस्ट्रिल से सांस लेता है तो हम इसे कहते हैं, ये क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये है नोस्ट्रिल फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाउ इसके पास में आपको आंखें दिख रही है, ये आंख किसी भी फ्रॉग की थोड़ी सी सूजी हुई होती है। सूजी हुई शब्द के लिए एनसीईआरटी शब्द जो यूज करती है वो है बल्जिंग।
शब्द है बल्जिंग आईज, यानी कि सूजी हुई आंखें फ्रॉग के पास में होती हैं। यहां तक आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी होगी। अब इसके पास में आंख के पीछे, बिहाइंड द आईज, ये है टिम्पैनम। ये क्या है? टिम्पैनम मौजूद है। टिम्पैनम क्या है? टिम्पैनम ईयर का काम करता है। ईयर जैसे हमारे पास में एक्सटर्नल ईयर पिना होता है, फ्रॉग के पास में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, तो हम लिखेंगे फ्रॉग डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। और इस एक्सटर्नल ईयर को हम क्या कहते हैं? पिना। ईयर होता है, ऐसा नहीं है कि ईयर नहीं होता, क्योंकि टिम्पैनम जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं ना, इनका ईयर ड्रम कहां मौजूद है? बिहाइंड द आईज। लेकिन साउंड कलेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल ईयर पिना मौजूद नहीं होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जैसा कि हमने कहा कि फ्रॉग के पास में ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। फ्रॉग के पास में जो 4 लिम्ब है, देखो एक और बात समझना, अभी इनके पास आप हाथ पैर नहीं कहते हैं, ठीक है ना। इनके आगे वाले जो स्ट्रक्चर हैं हाथ की तरह, जैसे हम हाथ नॉर्मली कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, उन्हें हम कहते हैं 4 लिम्ब। 4 मतलब आगे, ठीक है। जैसे ब्रेन में भी होता है ना, 4 ब्रेन आगे की तरफ, ऐसे ही 4 लिम्ब यानी आगे वाले या ऊपर वाले, और हिंड लिम्ब यानी कि नीचे वाले या पीछे वाले। तो इनके पास में ये क्या है? ये मौजूद है 4 लिम्ब। और इनके पास में पीछे क्या मौजूद है? हिंड लिम्ब। ये और ये क्या मौजूद है? हिंड लिम्ब। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 लिम्ब में कुछ फिंगर्स बना के दिखाई गई है, डिजिट्स कहते हैं। फिंगर को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? डिजिट्स। फिंगर को क्या कहेंगे बेटा हम? डिजिट्स। तो 4 लिम्ब के अंदर आप देखो कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है ना। लेकिन ये चारों डिजिट ऐसे ही नहीं होती हैं। इन चारों डिजिट के बीच में, जैसे बत्तख के पैर में आपने देखा होगा इस तरह से एक मेम्ब्रेन सी लगी होती है ना, इसी तरीके से यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं वेब्ड फिंगर। इसे हम क्या कहेंगे? वेब्ड फिंगर। ये ऐसे होता है ताकि ये पानी में आसानी से क्या कर सके? तैर सके, इस तरह से। तो जो इनके 4 लिम्ब है या अपर लिम्ब जो है, इनके अंदर 4 डिजिट हैं। कैसे डिजिट हैं? 4 डिजिट्स। और कैसी हैं? वेब्ड, यानी कि जाला बना हुआ है, आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। वहीं पे जो हिंड लिम्ब है, इसके अंदर 5 वेब्ड डिजिट्स होती हैं। ये समझ आया आपको? तो एक फ्रॉग के पास कितने डिजिट है टोटल? 19। 4 और 4 नहीं, 19 नहीं हुई, कितनी हुई? 18। 4 और 4 आपकी 8, और नीचे 5 और 5 10 कितनी हो गई? 18। तो टोटल 18 डिजिट्स इसके पास मौजूद है, फ्रॉग के पास मौजूद है। इसके अलावा जो मेल फ्रॉग हैं उनके पास में होता है वोकल कॉर्ड। अभी उस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉग के बारे में कुछ और चीजें। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इनको पानी में आमतौर पर रहना होता है, इसीलिए आंख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं निक्टिटेटिंग। इसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे कि सामने आंखों के सामने शीशा लगा दिया जाए, है ना। तो प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन लाइट को परमिबिलिटी देगा, तो आपको विजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये बेसिकली किस लिए मदद करती है? हेल्प अंडर वाटर। पानी के अंदर इनको देखने में आसानी से मदद करती है, ताकि पानी आंखों में बेसिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और हमने अभी बात की थी कि जब ये सोते हैं तो गड्ढा बना के जमीन के अंदर, जमीन में भी नॉर्मली नहीं, पानी के नीचे जमीन के अंदर, तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन या स्लीप, तो हम ऐसे सिंपल से लिख देते हैं कि ड्यूरिंग स्लीप जब ये सोते हैं, दे रेस्पायर थ्रू क्यूटेनियस
रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं और वहीं से पानी से ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इनके सांस लेने का जो प्राइमरी तरीका है वो क्या है, क्यूटेनियस सिस्टम है। वो पल्मोनरी और जो इनका क्या कहते हैं आपका बक्कोफेरेंजियल है वो कम डेवलप्ड है। इनके लंग्स उतना डेवलप नहीं होते, पिंक रंग के होते हैं। एनाटॉमी में भी हम देखने वाले हैं जब हम आगे लेक्चर्स बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए इतना काफी है। और इसके अलावा फ्रॉग्स इसी पानी के अंदर रहते रहते पानी को ड्रिंक भी कर लेते हैं। किसके थ्रू, रेस्पिरेशन जो हो रही है क्यूटेनियस स्किन के थ्रू। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, फ्रॉग डू नॉट ड्रिंक वाटर। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते। क्यों, तो सिंपल तरीका है, पानी में ही रहना है और स्किन से ही डायरेक्टली पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट। अपने इन्वायरमेंट में से ही, इन्वायरमेंट में हवा में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना, पानी में। इन्वायरमेंट मींस पानी में ही ये रहते हैं और वहीं से अपना पानी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और खास बात। तो फ्रॉग्स में आपको मिलता है, फ्रॉग शोज डायमॉर्फिज्म। अवॉइड द साउंड ऑफ बार्किंग। फ्रॉग्स में क्या होता है, डायमॉर्फिज्म होता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आप मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश। कैसे पता लगेगा मेल और फीमेल का, तो दो बेसिक सिंपल से अंतर हैं। अगर एक मेल फ्रॉग होगा या अगर एक फीमेल फ्रॉग होगी तो इसे कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है, बहुत सिंपल तरीका है। मेल फीमेल में जो इनका फोर लिम्ब होता है, कौन सा लिम्ब है, जो इनका अपर लिम्ब, याद है ना, हमने भी ऊपर की बात की थी, अपर लिम्ब इसे क्या कहते हैं, फोर लिम्ब जो है इनका। और फोर लिम्ब, इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट, आप इसे अंगूठा कहते हैं, फर्स्ट डिजिट, इनके में अंगूठा नहीं कह सकते ना, फर्स्ट डिजिट, उसके नीचे जैसे मानो कि ये हमने बनाया एक फोर लिम्ब, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के नीचे इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलता है जो ग्रिप बनाने का काम आता है। इसको नाम दिया गया है कॉप्युलेटरी पैड। कॉप्युलेटरी पैड। आपका ये लेक्चर 90% एनसीईआरटी से ही है, बस थोड़ा बहुत है जो एनसीईआरटी के थोड़ा सा ऊपर होगा या एक्स्ट्रा होगा। कॉप्युलेटरी पैड, ये कॉप्युलेटरी पैड क्या होता है, इट प्रोवाइड ग्रिप, इट प्रोवाइड grip to hold female during copulation, यानी कि मेटिंग के दौरान, एक्ट ऑफ सेक्स के दौरान फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने के लिए इनके पास क्या मौजूद होता है, कॉप्युलेटरी पैड मौजूद होता है। किसके पास, फीमेल, मेल के पास, क्योंकि फीमेल को तो होल्ड करना नहीं है, मेल ही होल्ड करेगा, तो इसीलिए उसके पास क्या मौजूद है, कॉप्युलेटरी पैड मौजूद है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे हम। और इसके अलावा आपको बात जाननी है कि कॉप्युलेटरी पैड की जरूरत क्यों है, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही स्लिपरी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन, ये बात भी लिख लेना, मॉइस्ट स्किन। आमतौर पे जहां से सांस ली जाती है वो जगह कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, फॉर डिफ्यूजन आसानी होती है। तो क्योंकि ये प्राइमरली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को ही महत्व देते हैं, इसीलिए स्किन कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है पानी में रहने की वजह से। तो इस स्लिपरी स्किन को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मेल फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट के नीचे क्या पाया जाता है, कॉप्युलेटरी पैड। फीमेल के अंदर कॉप्युलेटरी पैड एब्सेंट होता है ना, कॉप्युलेटरी पैड एब्सेंट, कोई कॉप्युलेटरी पैड नहीं होता क्योंकि होल्ड ही नहीं करना होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, मेल्स के अंदर वोकल सैक्स होते हैं, क्या होते हैं, वोकल सैक होते हैं, और फीमेल के अंदर वोकल सैक नहीं होते, वोकल सैक एब्सेंट। देखो वोकल सैक में क्या बात है, तो जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ना, जहां से आवाज निकलेगी, जो हवा इस तरीके से एक्सहेल करेंगे तो ये मेम्ब्रेन का फ्लैप इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आप जानते ही हो कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड हो रहा है। ये बॉक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स और इन्हें कहते हैं वोकल कॉर्ड। इन्हें क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड, या फिर आप सिंपली इसे आप कह सकते हो वोकल मसल्स। ये वोकल मसल्स मेल में है, फीमेल में नहीं है। तो एयर जाएगी भी तो आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी कि आमतौर पे जो आप आवाज सुनते हो मेढकों की, वो किसका होती है? किसकी होती है? मेल्स की होती है, ठीक है। और वो साउंड दरअसल निकाल रहे होते हैं फीमेल फ्रॉक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि फ्रॉक्स के अंदर जब आप देखोगे तो फ्रॉग आपको केवल बरसात के मौसम में आमतौर पे दिखाई देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है बरसाती मेढक, है ना। क्योंकि जब भी ट्रांजिशनल जो आपका मौसम का समय होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, या कोई भी मौसम का चेंज, उस समय आमतौर पे बारिश होती है। और मौसम चेंज होता है जब, केवल उसी समय आप देखोगे मौसम कैसा होता है, एक ऐसे टेम्परेचर पे आता है जब फ्रॉग को ना तो हाइबरनेशन की जरूरत है ना तो एस्टिवेशन की जरूरत है। फ्रॉग को जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए वो बेसिकली ट्रांजिशनल फेज में ही मिल पाता है, और ट्रांजिशनल फेज में बारिश आमतौर पे होती ही होती है। तो इसीलिए इन जनरली कह दिया जाता है बरसाती मेढक। पॉइंट समझ आया आपको? तो इस समय सर्दी का अगर मौसम है तो इस समय फ्रॉग आमतौर पे मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसे भी फ्रॉग की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि अधिकतर फ्रॉग इस समय क्या कर रहे हैं? हाइबरनेट कर रहे हैं। अधिकतर क्या, ऑल के ऑल फ्रॉग क्या कर रहे हैं? हाइबरनेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रॉग मॉर्फोलॉजी का टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी में है। उससे मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया है ताकि आप इस पॉइंट में कहीं भी डाउट में ना रहें। तो अगर इससे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।